नमस्कार, आप देख रहे हैं किंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अभिषेक कुमार। यहाँ बापू सभागार में जो अमित शाह के समर्थक हैं वो यहाँ देखिए धीरे धीरे लोग पहुँचने लगे। हालांकि 12 बजे का टाइम था, 12:30 बज गया है। अमित शाह अभी नहीं आए हुए हैं, लेकिन उनके समर्थकों का जो है ये भीड़ यहाँ पे लगने लगी है। देखिए यहाँ बहुत सारे समर्थक उनके आए हुए हैं अमित शाह के स्वागत करने के लिए। किसान मजदूर समागम आज उनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। साथ साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है उनकी जयंती भी है। तो बीजेपी जो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है कि सहजानंद स्वामी जो उनकी जयंती के दिन किसान और मजदूर जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर ले, क्योंकि किसान और मजदूर ही हैं जो बिहार में किसी भी सरकार को पलट सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे मीडिया बंधु और यहाँ बहुत सारे उनके समर्थक पहुँच चुके हैं। और यहाँ लोग देखिए उनसे हम बात करते हैं कि आखिर वो कैसे किस तरह उनका स्वागत करेंगे। कहाँ से आए हैं? मुंगेर से आए हैं हम लोग। किस लिए आए हैं? अमित शाह जी को सुनने के लिए आए हैं। सुनने के लिए आए हैं जी। तो क्या लगता है कि अमित शाह जी बीजेपी में सरकार अगर बिहार में आएगी तो विकास ज़्यादा होगा? विकास बिल्कुल होगा सर। क्या अभी क्या लगता है विकास नहीं हो रहा है? अभी जब तक वो भाजपा के साथ थे तो कुछ काम ठीक कर रहे थे, अभी जंगल राज फिर से आ गया है। किस आधार पे आपको लगता है जंगल राज? क्राइम काफ़ी बढ़ गया सर। क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। तो आप इससे पहले किसके सपोर्टर थे? हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर हैं। देखिए यहाँ, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह। कहाँ से हैं? मुंगेर से। हाँ, बताइए कि अमित शाह का स्वागत कैसे करेंगे? बहुत अच्छी से स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे? क्या लगता है उन्होंने काम अच्छा किया है? बहुत अच्छे किए हैं। तो बिहार में आप उनकी सरकार देखना चाहते हैं कि नहीं? बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। यहाँ पे नीतीश सरकार निकम्मा हो गया। लालू जब से बीजेपी सरकार से सत्ता तोड़े हैं तब से जो है निकम्मा है, और राजद में लालू का जो है समर्थन किए। रोजगार के मामले पे आप बीजेपी सरकार से क्या कहेंगे? रोजगार के मामले में बहुत अच्छी चल रहा है। कैसे अच्छी है? मोदी जी ने आने से पहले 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज तक उन्होंने कितनी नौकरियां दी? यहाँ तो जो है ये नीतीश कुमार जो है ये, मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी सरकार ने कितनी नौकरियां दी ये बताइए। बहुत नौकरी दी है। कितनी नौकरियां दी बताइए। हमारे पास डेटा है कि उन्होंने लगभग 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अभी उन्होंने 10 लाख नौकरियां भी नहीं दी है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या बोलेंगे हम? क्या बिहार में सरकार अगर बनेगी तो बिहार में वो लोगों को नौकरियां देंगे? अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। हाँ जी। तो फिर भारत में अभी तक उन्होंने क्यों नहीं दिया? सरकारी नौकरी ही देना एक रोजगार अलग है, सरकारी नौकरी अलग है। कुल जनसंख्या का आप 1% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। किसी भी देश का आप डाटा उठा के देख लीजिए। और यदि यहाँ का लोग सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझेगा तो उसका अलग बात है। आप प्राइवेट सेक्टर लीजिए, रोजगार का अवसर बढ़ा है, पर्यटन बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी का तो मुख्य कारण जनसंख्या है। जनसंख्या इस तरह से बढ़ रहा है, अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो बेरोजगारी के ऊपर भगवान भी आके यहाँ लगाम नहीं लगा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो लोगों को रोजगार देना मुश्किल ही नहीं है, आने वाले समय में नामुमकिन होगा, ऐसा इनका कहना है। और हालांकि ये जहाँ तक सत्य भी है कि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ बेरोजगार भी ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल आवश्यक हो गया है। यहाँ पर इतना ज़्यादा जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, संसाधनों की कमी होगी ही होगी और अव्यवस्था फैलेगी। आज ये एक सर है, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर सर्वजीत सांडिल्य। कहाँ से आए हुए? नवादा से। यहाँ पर किस लिए आए? यहाँ पर आए हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनने के लिए। आज जो बिहार जल रहा है उसका एक समाधान खोजने के लिए आए हैं कि बिहार में एक बार पुनः गुंडागर्दी की सरकार हो गई है, जंगल राज का आगमन हो गया है, उससे बिहार कैसे निकलेगा। बिहार में जिस प्रकार से सड़कों पर दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सारी घटनाएं आम हो चुकी है। 50-50 राउंड गोलियां चलती है बिहार के सड़कों पर, उससे कैसे बिहार को निजात दिलाया जाए। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी खास तौर पर उसके लिए आ रहे हैं कि ये पलटू राम की जो सरकार है बर्बाद पूरे बिहार को करके रख दी है। हमारी पहचान, हम बाहर जब बिहार के जाते थे तो अब लोग हमको पलटुआ कहते हैं। बोलिए साहब, पलटेगा नीतीश कुमार? हम लोग अगर छात्र नौजवान हैं, हम आप बाहर जाइएगा तो कहेगा अरे पलटू के बिहार से आए हैं। जैसे एक प्रकार पहले लोग कहते थे ओ बिहार लालू, वैसे अब हो गया है पलटू।
बिहार लेकिन आप लोगों ने भी तो एक बार पलटने के बाद दोबारा उनके साथ सरकार बनाया था। हमारी प्रतिबद्धता सरकार बनाने के पहले थी। आप मीडिया कर्मी हैं, आप दोनों कार्यकाल को देख लीजिए। मेरे साथ अगर नीतीश जी थे तब नीतीश जी का कार्य करने का जो तरीका था वो सूचितापूर्ण तरीका था, लेकिन आज का जो तरीका है वो तरीका आप समझ रहे हैं कि कैसे गुंडागर्दी है। तो आप ये भी कहेंगे कि एक ही व्यक्ति है तो आपके तरफ ठीक कैसे हो जाता है, उधर जाकर के खराब कैसे हो जाता है। तो भैया संगत से गुण होत है, संगत से गुंजा। किसान मजदूर समागम ये किस लिए हो रहा है? किसान और मजदूरों का आज सहजानंद स्वामी सरस्वती का जयंती हम लोग मना रहे हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट था कि मजदूर और किसान के बीच एक जो दूरी है, जो खाई है, उसको हम लोग बांटें। एक एक मिल करके 2 नहीं होता है, 11 होता है। इसी निमित्त हम लोगों ने मजदूरों को भी बुलाया है संपूर्ण बिहार से, किसानों को भी बुलाया है कि एक साथ हम लोग मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान ढूंढें, जिससे कि न मजदूर किसान के प्रति कुछ अनावश्यक बोलचाल करे और ना किसान। आपको लगता है कि जो भी सरकारें आ रही हैं वो किसान और मजदूर के प्रति ध्यान दे रही हैं उन पर? बिल्कुल दे रही है ध्यान। 2-4 योजनाएं बताइए जो कि सरकार ने लाया हो किसानों और मजदूरों के लिए। हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी योजना तो आप ये देख लीजिए कि पिछले दिनों जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी, इसी खाद्यान्न को अभी 5 किलो अतिरिक्त अनाज नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक एक मजदूर को और एक एक किसान को दिया। और हम सुदूर गांव से आते हैं, उस गांव में आप जा करके देखेंगे तो लोगों का कॉन्सेप्ट बदल गया है इसी अनाज से। किसान सम्मान निधि योजना प्रत्येक व्यक्ति के खाते पे, प्रत्येक किसानों के खाते पे 500 रुपया प्रति महीना आ जाता है बिना कुछ काम किए हुए। जैसे पेंशनरों को आ जाता है महीना में, उस प्रकार से आ जाता है। तो किसानों के लिए ये सब जो योजनाएं हैं वो वरदान है। आज देख लीजिए मनरेगा मजदूरों के लिए 100 दिन की गारंटी रोजगार है कि उनको ये व्यवस्था करवाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप देख लें तो हमारी सरकार, और सबसे बड़ी बात है कि राजीव जी ने कहा था कि अगर 1 रुपया हम भेजते हैं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचती है, लेकिन मेरी सरकार अगर 1 रुपया भेज रही है तो 1 रुपया का 1 रुपया आपके पैकेट तक जा रहा है, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। 500 रुपया आपके खाते में जा रहा है, वो 499 नहीं हो सकता। अच्छा, रोजगार के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार ने वादा किया था आने से पहले कि हम यहाँ 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने आज कितना रोजगार और नौकरियाँ लोगों के लिए क्रिएट किया है? जब से मोदी सरकार आई है तब से अगर आप नौकरी की स्थिति को देखेंगे तो आप गूगल से आंकड़ा निकाल सकते हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी मनमोहन सिंह की सरकार और हमारी सरकार में, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा किया था, उसका क्या है? उस दिशा में हम लोग का बड़ा काम हुआ है। और रोजगार की बात किया था, नहीं कि सिर्फ सरकारी जॉब की, तो उसमें आप देख सकते हैं, आप गूगल का डाटा उठा करके देखिए कि विभिन्न विभागों में आज देख लीजिए उद्योग विभाग से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोग, कृषि विभाग की हजारों ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। किसी को शेड बनवाया जा रहा है, किसी को बकरी पालन करवाया जा रहा है, मुर्गी पालन करवाया जा रहा है, बत्तख पालन करवाया जा रहा है। कहीं पर खेती के लिए आप बड़ा बड़ा नेट देखते होंगे, ब्लू हरा हरा ये हो रहा है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग ये कर रहे हैं। रोजगार में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है हम लोगों ने। अच्छा, कुल मिलाकर आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ महागठबंधन का मुकाबला कर पाएंगे? अच्छा, महागठबंधन हमारे ये में अब रहने वाला है क्या? अभी आपने देखा होगा कि 2 जगह उपचुनाव हुआ, ये सब 7 पार्टी एक तरफ है ना, और हम अकेले। हमारी स्थिति है, देहात के आदमी हैं हम, गांव ग्राम के। आपको एक लाइन में कहते हैं भैंसा बैठे बेंग उपला। भैंसा जब बैठ जाता है ना नल्ला में तो बैंगन सब उपला जाता है। तो वही अमित शाह आ रहे हैं, ये बैठेंगे, ये सब उपला जाएगा, कहने जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य है। अच्छा, आप एकदम नौजवान हैं, पत्रकार हैं, आपसे एक चीज़ पूछते हैं। कोई कहता था कि धारा 370 हटेगा? अरे भैया, धारा 370 तो ऐसा हटा कि देख लीजिए कि वो केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित हो गया। कोई कहता था कि भाजपा वाला कहता है मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया देखो कौन तारीख बता रहे हो, कैसे मंदिर बना रहे हैं भव्य रामलला का। तो वैसी उपचुनाव के पहले कुढ़नी वाला जो उपचुनाव था और ये दोनों उपचुनाव में आप देख रहे थे ना क्या स्थिति थी। महागठबंधन वाला कोई समझता था कि हम ही जीत जाएंगे, हम ही जीत जाएंगे। अरे भैया, नोमी फेल आदमी, क्या चाणक्य का जोड़ करोगे? अमित शाह और मोदी का जोड़ का अब कोई लोग नहीं है। अब हवा हमारी है। बहुत सारी सरकारें आती हैं, जनता के सपोर्ट से आती हैं, लेकिन जो सरकारें आती हैं ये एक ज़मीनी मुद्दा ये है कि जनता के बीच में जो भी दिक्कत होती है, चाहे ट्रैफिक का मुद्दा हो, करप्शन का हो, वहाँ पर अगर उनके मंत्री या विधायक का कोई भी नेता जाते हैं तो करप्शन उस समय के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। इस चीज़ को कब तक सुधार करेंगे? देखिए, ये खास तौर पे वैसे जगह पर ये चीज़ होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहती। हमारी सरकार में आप जहाँ भी देखेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार को देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को देखिए,
क्या ग्राउंड लेवल की व्यवस्था है। जोगी बाबा से पूछ लीजिए कि कैसे आज बुलडोजर चल रहा है और एक एक आदमी को सही सही कर रहे हैं। तो ये तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल व्यवस्था सुधरी हुई है। तो एक सवाल आपसे है कि ये जो तैयारी है 2024 की है या 25 की है? 24 और 25 दोनों की है। चूँकि हो सकता है कि 24 के पहले ही जो पलटू की सरकार है, मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, इसलिए उसकी भी तैयारी हम लोग करके रख रहे हैं, है ना। और हमारी सरकार बनेगी, अपने बलबूते बनेगी और पूरे ताकत से बनेगी। मध्यावधि चुनाव की आप बात कर रहे हैं, इस पर जो भी खर्च का बोझ पड़ेगा वो तो जनता के ऊपर ही पड़ेगा। तो सरकारें क्यों ऐसा कार्य करती हैं जिससे मध्यावधि चुनाव कराना पड़े? सुन लीजिए, अब अगर 20 रुपया ले करके अब आपका 100 रुपया बचा दिया जाए तो 100 रुपया बचाना श्रेयकर है या 20 रुपया ये करना? लगता है कि मध्यावधि चुनाव से ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल फायदा होगा। ये लोग लूट मचाए हुए हैं, अपहरण उद्योग चल रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है। अब किसी की हत्या हो जाए तो फिर उस संपत्ति किस काम का है? अभी आप 50 राउंड गोली चली बिहार के ये में, पूरे सड़कों पर खून बही, सब कुछ आप देख सकते हैं। 10 राउंड गोली चला है। आप कहाँ से आए हैं? हम महेंद्रू से आए हैं। अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या लगता है बिहार का भविष्य हमको जगेगा? तो लगता है कि बिहार का भविष्य जगेगा। जी बिल्कुल जगेगा। तो और सारी जगह जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ लोगों का भविष्य उज्जवल हो चुका है? उज्जवल हो रहा है। आप जानते हैं पूरी तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के समर्थक आए हुए हैं, बीजेपी के समर्थक आए हुए हैं और एक से एक बात कर रहे हैं। यहाँ पे चाचा क्या नाम है आपका? हमारा तो अमरिंदर शर्मा नाम है। कहाँ से आए हुए हैं? हम तय हुए हैं अरवल से। अच्छा, अरवल से आए हुए हैं। ये बताइए क्या लगता है आपको कि अब की बार किसकी सरकार आएगी? अरे सौभाग्य है कि मोदी का सरकार है और इससे बेस्ट पीएम नहीं हो सकता जो विश्व में नाम कर जाए। और उसके बाद भी अब मोटे चश्मों वालों को क्या बताया जाए, देश कहाँ है, देश का प्रतिष्ठा क्या है। तो देश का प्रतिष्ठा विश्व में न होनी चाहिए, व्यक्ति का प्रतिष्ठा सिर्फ गांव की होनी चाहिए, कि व्यक्ति का प्रतिष्ठा राज्य में देश स्तर पर होनी चाहिए। उसी तरह से देश का प्रतिष्ठा विश्व में है, तो भी अपने देश में कहना क्या है, इससे अच्छा और इससे विकास पुरुष के हो सकता है। एक तो विशेष कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक बात बताइए, यहाँ पर महागठबंधन का बोलबाला है, कैसे आप टक्कर दे पाएंगे? सुनिए, बोलबाला गठबंधन का है। आज नीतीश जी पलटी मार के इशारे में थोड़ा थोड़ा उनका भी शासन को लोग देख रहा है। थोड़ी सा में लोग का अंदाजा हो गया कि जंगल राज, भ्रष्ट राज आ गया। तो जनता एक बार जब मुंह जर जाता है तो दोबारा उसको ज़्यादा देरी नहीं लगता है, वो तुरंत सजग हो जाती है। जनता सबसे बड़ी शक्ति है और जनता का मनोबल जो होता है ना, वो देश के लिए, संस्कृति के लिए और अपने सभ्यता के लिए होती है, अपना पेट भरने के लिए। सर आपका नाम? पंकज कुमार। आपको अमित शाह जी से क्या आशाएं हैं? निश्चित रूप से अमित शाह जब से देश के बागडोर को संभाले हैं, भारत में जो तमाम तरह की समस्याएं थी उसका उन्होंने बखूबी समाधान किया है। आप सब लोगों ने देखा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज बिहार की जो दुर्गति है, हम लोग जो 2005 में 15 साल का जो लालू राबड़ी का जंगल राज था, बिहार में हत्या, अपहरण और बलात्कार का जो दौर था, नरसंहार का जो दौर था, अपहरण का जो दौर था, उस दौर को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ एक सुशासन की सरकार को स्थापित करने का काम किया था। आज आप सब देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है और पूरा भारत का नज़र बिहार के अंदर है कि जो बिहार बदहाली के दौर से निकला था, आज नीतीश कुमार ने अपने महत्वाकांक्षा के वजह से बिहार को पुनः कुशासन के दौर में ढकेलने का काम किया है। आज बिहार की जनता अमित शाह की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि बिहार का भी कल्याण हो और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गुजरात में विकास का परचम फहराया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में विकास का परचम फहराया जा रहा है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत और अस्थायी सरकार बिहार में भी बनाने का काम हो। और बिहार की जो जनता है, बिहार का जो नौजवान है, अभी आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर जो सरकार थी, हमारे उद्योग मंत्री थे शाहनवाज हुसैन, किस तरह से बिहार के उद्योग को लाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी स्वार्थ के बदौलत, मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या नहीं दिखता है? आप चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ में, आपको जनादेश मिला है लालू तेजस्वी के खिलाफ में, और पुनः आप तेजस्वी यादव के गोद में जाकर के सरकार चलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बिहार का एक एक नौजवान, बिहार का एक एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार के शासन से उब चुका है। आप खुद देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, 2-3 दिन पहले
एक किसान का कार्यक्रम था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और उनका उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 1.5 से 2 घंटे के बाद पहुंचता है। कहाँ रह गया अनुशासन, कहाँ रह गया नैतिकता। नीतीश कुमार को अगर जरा सा भी शर्म और हया रहता तो कोई जरूरी नहीं है, बिना सत्ता का भी आदमी राजनीति करता है। लोकनायक जयप्रकाश कहीं के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन आज भी बिहार की जनता और देश की जनता सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। महात्मा गांधी कहीं के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन आज भी पूरा देश उनको बापू के नाम से जानता है। नीतीश कुमार में भी जरा सा अगर नैतिकता हो, 1 मिनट भी मुख्यमंत्री का पद का लोभ को छोड़ करके बिहार की जनता के लिए वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का काम करे। नीतीश कुमार को अगर शर्म है, उनके कैबिनेट का मंत्री भारतीय सेना को हिजड़ों का फौज कहेगा, उनका शिक्षा मंत्री जिस पर भारत के करोड़ों लोगों का आस्था है रामचरितमानस पर, उस पर सवाल उठाएगा। कहाँ है आप नीतीश कुमार जी? सत्ता के लोभ में आप इतना नीचे गिर जाइएगा, बिहार की जनता को ऐसा आपसे उम्मीद नहीं था। तो ये बताइए, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता, कोई ऐसा एक लोकप्रिय चेहरा बताइए जिस पर जनता विश्वास कर सके। मैं बंधु आपको बता रहा हूं, आज जो भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी बात को आप धैर्य से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। क्या आप कभी कल्पना, नरेंद्र मोदी के पिताजी को आप जानते हैं? नरेंद्र मोदी कोई बड़े राजनीतिक घराने से थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसमें एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी पार्टी के शीर्ष पद पर जाने का काम कर सकता है। अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पर आप जाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस नहीं है कि राहुल गांधी अगर अयोग्य हैं तो उन्हीं को कांग्रेस का नेता बनना है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी यादव उसका अध्यक्ष, तेज प्रताप उसका मंत्री, मीसा भारती उसमें, और तमाम तरह का लोग है। मुलायम सिंह का कुनबा देखिए, मायावती का कुनबा देखिए, जितना भी पार्टी है सब परिवार की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है। आज कहीं आपका इशारा चिराग पासवान की तरफ तो नहीं है? चिराग पासवान ने कोई व्यक्ति, अगर आप में योग्यता, आप पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, अगर आपके बच्चों के अंदर भी अगर पत्रकारिता का योग्यता आता है तो वो पत्रकारिता करते, उसको हम गलत नहीं कह सकते हैं। अगर हम लालू यादव पर इसलिए सवाल किया कि लालू यादव ठीक है संघर्ष से बने थे मुख्यमंत्री, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लालू यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं उन्होंने संघर्ष के बदौलत उस कुर्सी को प्राप्त किया था। लेकिन राबड़ी यादव वो संघर्ष के बदौलत सत्ता तक नहीं पहुंची है। तेजस्वी यादव योग्यता के बदौलत मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचे हैं। हमारा सवाल उस पर है, अगर तेजस्वी यादव में योग्यता हो तो स्वाभाविक है, उनका हक बनता है। लेकिन तेजस्वी जी आप में योग्यता नहीं है, आप मुख्यमंत्री के बेटा रहे हैं और आप 9वीं तक पढ़ाई किए हैं साहब। अगर बिहार का कोई गरीब गुरबा का बेटा अगर शिक्षा से वंचित रह जाता है तो मैं मानता हूं कि आर्थिक समस्या रही होगी। लेकिन मैं तेजस्वी यादव आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आपकी माँ मुख्यमंत्री रही, आपके साथ ऐसा कौन सा मजबूरी था कि आप मैट्रिक भी पास नहीं कर पाए? जब आप शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को नहीं समझ सके तो आप क्या बिहार की शासन को चलाने की योग्यता रखते हैं? पूछना चाहिए बिहार के एक नौजवान को कि तेजस्वी जी जब आपके माता पिता मुख्यमंत्री रहने का काम किया, आपके साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप मैट्रिक तक भी मैंने पढ़ाई करने का काम नहीं किए? और जो व्यक्ति खुद सारा संसाधन रहने के बावजूद शिक्षा के महत्व को नहीं समझ सकता है, वो बिहार की जनता के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए क्या शिक्षा का महत्व समझेगा साहब? अधिकतर पार्टियों में ऐसा देखा जाता है कि जो पार्टी के नेता हों वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, अपने बेटे को देते हैं। लेकिन क्या ऐसे जो भी कुछ शीर्ष नेतृत्व है पार्टियों के, क्या उनसे ज़्यादा योग्य इस देश में लोग हैं या नहीं हैं? बिल्कुल है। तो कहा तो मैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां कोई पुत्र और परिवारवाद नहीं चलता है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश को, राजनाथ सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे, आज उनके बेटे पंकज सिंह वहाँ के विधायक हैं। लेकिन आप देखिए वो पंकज सिंह मंत्री भी नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जो एक सन्यासी थे, आज उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नहीं है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा देने का, अगर आप में योग्यता है आप उस पद को पर जाएंगे। अगर आप में योग्यता नहीं है तो किसी नेता के पुत्र रहने की वजह से आपको वो पद नहीं दिया जाएगा। साफ कहना है इनका कि जो तेजस्वी जी बने हैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यहाँ मंत्री बने हैं, उनमें योग्यता नहीं थी। लेकिन ये जो महागठबंधन है ये एक परिवार की पार्टी रह गई है, कांग्रेस एक परिवार की पार्टी रह गई है, और जो बीजेपी है वो पूरे सभी सामूहिक पार्टी है, सभी लोगों को मिला के चलेगी। साफ साफ इशारा है आने वाले 2025 में कि शायद भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को प्रमोट करके मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि यहाँ का युवा चेहरा है और युवा चेहरा होने के कारण युवा ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित होंगे। और देखिए जो ऐसा
रहा है, उनकी जो छवि भी है उनकी अभी तक दागदार छवि नहीं है। तो अब आने वाले समय में क्या देखने को मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।